नमस्कार एंड वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन ग्लोबल लुकआउट। दोस्तों, रिसेंटली वॉलमार्ट से रिलेटेड एक न्यूज़ आई है। दरअसल क्या हुआ था कि थोड़ा कंफ्यूजन हो गया था इंडियन गवर्नमेंट और वॉलमार्ट के बीच में जो टैक्स होता है उसको लेके। उसके बाद वॉलमार्ट ने लगभग 1 बिलियन का टैक्स पे कर दिया है और जिसके बाद ये प्रॉब्लम बहुत हद तक सॉल्व होती दिख रही है। ये प्रॉब्लम तो सॉल्व हो गई, लेकिन ऐसे ही कई न्यूज़ आप लोग बार बार सुनते होंगे। अभी कुछ महीने पहले ही गूगल पे फाइन चढ़ा दिया था सीसीआई यानी कॉम्पिटिशन कमीशन ऑफ इंडिया ने, ये कह के कि गूगल जो है वो एंटी कॉम्पिटिटिव प्रैक्टिस में इन्वॉल्व हो रहा है, अपनी डोमिनेट पोजीशन जो है उसकी उसका मिसयूज कर रहा है। एक के बाद एक दो फाइन लगाए गए थे। एक था 1300 करोड़ रुपए का और एक था 936 करोड़ रुपए का। और गूगल ने हालांकि ये जो पेनल्टी है सीसीआई द्वारा, इसको चैलेंज किया है एनसीएलटी यानी नेशनल कंपनी लॉ अपीलेट ट्रिब्यूनल में। आगे हम लोग देखते हैं इसका क्या रिजल्ट आता है, वो सब हम लोग को आगे ही पता चलेगा। इसके बाद अमेज़न हो गया, फ्लिपकार्ट हो गया, फेसबुक हो गया, इसमें भी लगातार एंटी कॉम्पिटिटिव प्रैक्टिस या फिर बाकी तरीके के इल्ज़ाम लगते रहते हैं, जो कि हम लोग को शो करते रहते हैं कि हम लोग या फिर पूरा कंट्री जो है वो कितना ज़्यादा वल्नरेबल और वीक है आज के ये जो टेक जायंट्स है इनके सामने। फेसबुक ज़्यादा पुराना नहीं, कुछ ही टाइम हुआ है। बॉयज़ लॉकर स्कैंडल के बारे में आप लोग ने सुना होगा। तो ये सब जो न्यूज़ है ये आज के टाइम में शो करती है कि ये जो टेक जायंट्स है ये कैसे हम लोग को इतना ज़्यादा इन्फ्लुएंस कर रहे हैं, कैसे हम लोग इनके सामने इतना ज़्यादा वल्नरेबल हैं, वीक हैं। और इन्हीं सब चीज़ों की वजह से इनका और हमारी जो गवर्नमेंट है, इंडियन गवर्नमेंट का बहुत से इशू पे कॉन्ट्रडिक्शन होता है। एक दोनों के अपोजिट में व्यूज़ होते हैं और कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट होते हैं। तो ये सब जो कुछ इशू है वही हम लोग देखेंगे इस वीडियो में। वो क्या-क्या मुद्दे हैं इसमें कॉन्ट्रडिक्शन पैदा होता है दोनों पार्टीज का, इन टेक जायंट्स का और एक तरफ गवर्नमेंट का। पूरा ये जो टेक कंपनीज है इनसे रिलेटेड इशू क्या है, इंडिया में क्या-क्या चैलेंजेस है, ये सब प्लस और भी बहुत कुछ हम लोग देखेंगे इस वीडियो में। बस आपको एंड तक बने रहना है और अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करना है। देखो, सबसे पहला जो इशू है इन टेक कंपनी से रिलेटेड वो है इनके जो एंटी कॉम्पिटिटिव प्रैक्टिस होता है उसको रोक पाना और उसको रेगुलेट कर पाना। होता क्या है कि ये जो टेक कंपनीज है ये आज के टाइम में बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस इंजॉय करती हैं लोगों के माइंड के ऊपर। उनका जो डिसीजन है उसको आसानी से चेंज करवा सकती है अपने फायदे के अकॉर्डिंग, और ऐसा ये करती भी है। सिर्फ एक तरीके से नहीं, कई तरीके से ये जो एंटी कॉम्पिटिटिव प्रैक्टिस है वो करती हैं और जो पूरा मार्केट है उसमें कॉम्पिटिशन को किल करती हैं सिर्फ अपने फायदे के लिए। होता क्या है कि मान लो आप लोग अमेज़न पे गए कोई प्रोडक्ट खरीदने के लिए। मान लो आप लोग ऐसी लाइट खरीदना चाहते हो जो कि साउंड का आवाज़ सुन के अपना जो कलर है वो चेंज करे। अब आप लोग जैसे ही इसको सर्च करोगे, सिर्फ एक सर्च से अमेज़न को पता चल जाएगा कि आप इस प्रोडक्ट में इंटरेस्टेड हो और उसके पास इस सेम प्रोडक्ट के लिए बहुत से सेलर्स होंगे। तो वो करेगा क्या कि उन सेलर्स के प्रोडक्ट आप लोग को ऊपर दिखाएगा जिसमें उसको ज़्यादा फ़ायदा मिले, ज़्यादा मार्जिन मिल रहा हो। तो इससे आपको क्या होगा कि आपको तो प्रोडक्ट महँगा पड़ेगा, लेकिन अमेज़न का फ़ायदा हुआ, उसको मार्जिन ज़्यादा मिल गया इस प्रोडक्ट पे। इसके अलावा होता क्या है कि जब अचानक से बहुत ज़्यादा बायर्स हो जाए किसी प्रोडक्ट के, तो इस तरीके की कंपनीज क्या करती है कि एक तो ये लोग डायरेक्ट भी अपना सामान बेचती हैं और दूसरा ये लोग प्लेटफॉर्म भी प्रोवाइड करते हैं थर्ड पार्टी बन के दूसरे सेलर्स को, कि वो अपना सामान बेचे और जो खरीदना चाहता है वो सामान खरीदे। तो जब बहुत ज़्यादा डिमांड किसी प्रोडक्ट की हो जाती है तो ये उसी तरीके का प्रोडक्ट बना के अपने ब्रांड से उसको बेचने लगते हैं और वो जो सेम प्रोडक्ट बनाएगी उसको वो ऊपर शो करेगी प्रेफरेंस देके। तो एक तरीके से अनफेयर एडवांटेज क्रिएट हुआ है ऐसी बड़ी बड़ी ई कॉमर्स कंपनीज का। इसके अलावा एक प्रीडेटरी प्राइसिंग का भी बहुत बड़ा इशू है। ये लोग क्या करती हैं कि जब कोई बड़ी कंपनी होती है, मान लो कोई एक बहुत बड़ी ई कॉमर्स कंपनी है और कई छोटी छोटी ई कॉमर्स कंपनी है, तो जो बड़ी कंपनी क्या होगी, वो मार्केट में अपनी पकड़ बनाने के लिए बहुत ज्यादा नुकसान लेके भी जो प्रोडक्ट्स वो बेच रही है उसको काफी ज्यादा सस्ते में बेचने लगेगी। अब इतना ज्यादा डिस्काउंट पे ये जो छोटी छोटी कंपनीज है ये बेच नहीं पाएंगे क्योंकि इनका जो प्रॉफिट है वो कम है। इसलिए वो लोग जो इस छोटी छोटी कंपनीज से खरीदते थे सामान, वो लोग क्या करेंगे, इस बड़ी कंपनी पे मूव कर जाएंगे। और इससे होगा क्या कि ये जो छोटी कंपनीज है इनका प्रॉफिट पूरा खत्म हो जाएगा और ये जो बड़ी कंपनीज है ये अपना कस्टमर बेस बढ़ा लेगी। फिर जब इन छोटी छोटी कंपनीज का जो प्रॉफिट मार्जिन खत्म होगा, इनको कोई फायदा होगा नहीं, तो एट द एंड इनको अपना बिजनेस बंद करना पड़ेगा और सब ये बिजनेस अपना बंद कर देंगी। तो अकेला से मार्केट में जो प्लेयर बचेगा वो होगा ये बड़ी ई कॉमर्स कंपनी। अब ये जब अकेला मार्केट में बचा है तो इसकी मोनोपोली क्रिएट होगी, या क्या करेगा, ये आप लोग को महंगे सामान बेचना शुरू कर देगा। और क्योंकि अब मार्केट में कोई और प्लेयर है नहीं जहां से आप जाके सामान खरीद सकते हो, तो अल्टीमेटली आप लोग को इसी से अपना सामान खरीदना पड़ेगा महंगे प्राइस पे भी। तो एक तरीके से ये जो बड़ी कंपनी थी इसने क्या किया, ये प्रीडेटर बन गई इन छोटी छोटी कंपनीज के लिए, इसीलिए इसको कहते हैं प्रीडेटरी प्राइसिंग। और ये जो होता है ये इलीगल है, ये कंपटीशन के अगेंस्ट है, लेकिन इसको रेगुलेट कर पाना भी उतना आसान नहीं है, इसलिए काफी ज्यादा इसमें प्रॉब्लम क्रिएट होती है।
और इन सब में अल्टीमेटली नुकसान किसका हुआ? जाहिर सी बात है आपका हुआ। आपको वही सामान महंगा खरीदना पड़ा। तो कहने का मतलब है ये बड़ी-बड़ी कंपनीज क्या करती हैं, इनके पास इतनी पावर है कि ये आर्टिफिशियली आपका पूरा माइंड इन्फ्लुएंस कर सकती है। आपको कोई भी प्रोडक्ट ये बेच सकती हैं और किसी भी रेट पे ये लोग बेच सकती हैं। रिसेंट में ये जो गूगल पे फाइन लगाया गया था ना, जिसकी हम लोग ने बात की इंट्रोडक्शन में, ये इसी वजह से लगाया गया था। गूगल क्या करता था कि गूगल पे जो उसको ज्यादा प्रेफरेंस देता था बाकी सारी इस तरह की पेमेंट कंपनीज जो है उनके कंपेयर में। अब इससे होता क्या था कि इसको समझो आप लोग, आज के टाइम में आप लोग को पता ही होगा, ये चीज बताने की जरूरत नहीं है, लगभग हर आदमी गूगल प्ले स्टोर ही यूज करता है। अब एक तरीके से मोनोपोली नहीं तो बहुत ज्यादा शेयर है गूगल प्ले स्टोर का इस तरीके के जो एप्स होते हैं उनके कंपेयर में मार्केट में। इतना बड़ा शेयर रखता है, लोग इस पे विश्वास करते हैं, तो इसको न्यूट्रल होना चाहिए पूरा कि लोग जो चीज पसंद करे वो डाउनलोड करे, किसी चीज को इसको प्रेफरेंस देना नहीं चाहिए, ये इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए। लेकिन क्योंकि ये गूगल पे को प्रेफरेंस देता है, लोग ज्यादातर वही डाउनलोड करते हैं और एक अनफेयर एडवांटेज मिलता है गूगल पे को। बाकी जो कंपनीज है वो अगर उससे अच्छे भी फीचर्स देती हैं तो भी compete नहीं कर पाती हैं गूगल पे के साथ। इसके अलावा आज के टाइम में बहुत ज्यादा मोबाइल जो होते हैं वो रन किए जाते हैं एंड्रॉइड सिस्टम से, और गूगल का ये जो एंड्रॉइड सिस्टम है ये जब किसी कंपनी के मोबाइल को ये देता है तो ये शर्त रखता है कि उसमें जो गूगल का पूरा मोबाइल सूट है वो प्री इंस्टॉल करके आप लोग बेचोगे। आपने जब मोबाइल खरीदा होगा तो यूट्यूब हो गया, गूगल क्रोम हो गया, इस तरह के बाकी भी गूगल के जो एप्स हैं वो आप लोग को प्री इंस्टॉल मिले होंगे अपने मोबाइल में। तो ये भी एक तरीके से अनफेयर एंटी कॉम्पिटिटिव प्रैक्टिस है। लोगों को जो पसंद आए, यूट्यूब की जगह मान लो कोई और वीडियो सर्फिंग साइट लोगों को पसंद आ गई तो वो चीज लोगों को मिलना चाहिए, लेकिन YouTube पहले से इंस्टॉल है उसमें, इसीलिए लोग उसकी तरफ बढ़ेंगे। क्रोम पहले से इंस्टॉल है इसलिए बाकी जो ब्राउजर है उनके ऊपर उसको अनफेयर एडवांटेज मिल गया। ये सब जो है ये बहुत ज्यादा अनफेयर एडवांटेज क्रिएट करते हैं गूगल के इस एप्स की ओर। और बाकी सब जो एप्स है जो कि कितना भी मेहनत कर ले लेकिन वो इन गूगल्स के ऐप से कम्पीट नहीं कर सकती इसकी वजह से। इन्हीं सब चीजों की वजह से कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया ने गूगल पे फाइन चढ़ाया है और गूगल ने अभी इसे चैलेंज किया है NCLAT में। रिसेंटली एक इंडियन पार्लियामेंट पैनल ने गवर्नमेंट को सजेस्ट किया है कि उसे एक नया डिजिटल कॉम्पिटिटिव एक्ट पास करना चाहिए जो कि फॉरवर्ड करे इस तरह की कंपनीज को ऐसे काम करने के लिए, किसी एक चीज को ज्यादा प्रेफर करने के लिए दूसरी चीजों के ऊपर। दरअसल होता क्या है कि अभी का जो हम लोग का कंपटीशन एक्ट है ना, ये बनाया गया है ज्यादातर जो ऑफलाइन मार्केट होता है उसके लिए। ये थोड़ा बहुत तो ठीक है, इसको इस्तेमाल करके रेगुलेट किया जा सकता है ऑनलाइन मार्केट को, लेकिन ये क्योंकि ऑनलाइन मार्केट के लिए बना नहीं है इसलिए ये सफिशिएंट नहीं है। इसीलिए ये जो डिजिटल एरिया है इसके लिए एक नया कानून बनाना चाहिए, एक नया डिजिटल कॉम्पिटिशन एक्ट बनाना चाहिए ताकि इसको अच्छे से रेगुलेट किया जा सके। दूसरा जो इन टेक कंपनी से रिलेटेड इशू है इंडिया में, इन कंपनी से और इंडियन गवर्नमेंट का जो कॉन्ट्राडिक्शन है वो है इनके टैक्सेशन को लेके। अब होता क्या है कि अमेजोन का ही फिर से हम लोग एग्जांपल लेते हैं। अमेजोन का जो दो इंपॉर्टेंट बिजनेस मॉडल है वो है 1P मॉडल और 3P मॉडल। 1P में ये क्या करता है, ये अपना खुद का स्टोरेज हाउस मेंटेन करता है और खुद डायरेक्ट ये जो सेलर्स है उनको प्रोडक्ट सप्लाई करता है। 3P में ये थर्ड पार्टी की तरह एक्ट करता है, एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है जहां पर बायर्स आते हैं और सेलर्स आते हैं और ये दोनों आपस में सामान जो है वो खरीदते हैं और बेचते हैं। ऐसे में जो प्रोडक्ट अमेजन जो है वो खुद से बेचेगा उसमें तो चलो जो टैक्स है वो ले लिया जाएगा अमेजन से, वो सामान जो बेचता है उसके लिए। लेकिन ये जो थर्ड पार्टी बन के जो पैसा कमाता है, मान लो आप सेलर्स हो और आपका फ्रेंड जो है वो बायर है, आपने अमेजन पे कोई सामान बेचा और आपके फ्रेंड ने वो खरीदा, तो इसका जो कुछ कमीशन होगा वो अमेजन को जाएगा। तो ये जो अमेजन की अर्निंग है इस पे कोई भी टैक्स अमेजन नहीं देता था बहुत टाइम तक। क्यों? क्योंकि इसने तो कोई सामान बेचा नहीं, ना ही इसने कोई सामान खरीदा, बस इसने फैसिलिटी प्रोवाइड की और एक कमीशन कमाया उसकी वजह से। तो बहुत टाइम तक ये जो अर्निंग थी अमेजन की हो गई या फिर बाकी जो कंपनीज है उनकी, इस तरीके से वो टैक्स फ्री थी। इसके अलावा फेसबुक हो गया, ट्विटर हो गया, गूगल हो गया, ये सब जो कंपनीज है ना ये बहुत ज्यादा पैसा कमाती हैं एडवर्टाइजिंग करके। अब इससे भी रिलेटेड कोई टैक्स नहीं था, कोई लॉ नहीं था इनको रेगुलेट करने के लिए, तो ये भी बहुत टाइम तक टैक्स फ्री था। अभी तो नहीं है, अभी तो इस पे टैक्स लगता है, लेकिन बहुत टाइम तक ये चीज भी टैक्स फ्री था। इसके अलावा एक बहुत बड़ा इशू था इन सब कंपनीज का बेस कहीं और लोकेट होना, बेस शिफ्टिंग जिसे कहते हैं। दरअसल होता क्या था कि इस तरह की जो टेक कंपनीज हो गई या फिर बाकी कंपनीज भी हो गई, ये ज्यादातर बिजनेस तो करती थी इंडिया में, ज्यादातर पैसा कमाती थी इंडिया से और किसी मार्केट में ये उतना बिजनेस भी नहीं करती थी। लेकिन ये जो अपना बेस है वो इंडिया में नहीं बनाती थी, वो किसी दूसरे कंट्री में बनाती थी जहां पर जो कॉर्पोरेट टैक्स है वो कम हो, जिसकी वजह से इनका पैसा बचे और थोड़ी ज्यादा इनकी अर्निंग हो। हालांकि सिर्फ कॉर्पोरेट टैक्स कम होना ही इकलौता रीजन नहीं था, और भी इसके रीजन थे, लेकिन इसकी वजह से होता
होता क्या था कि ये कंपनीज कमाती इंडिया से थी। अगर इंडिया में रह के ये कमाती यहाँ से तो जो टैक्स था वो इंडियन गवर्नमेंट को जाता, उससे इंडिया का फायदा होता। लेकिन क्योंकि ये इंडिया में लोकेटेड नहीं है तो दूसरे कंट्री में ये जाके टैक्स देती हैं जहाँ पर टैक्स रेट कम है। फ्लिपकार्ट आज के टाइम में भी इसका बहुत बड़ा एग्जाम्पल है। आज भी जो फ्लिपकार्ट है वो सिंगापुर बेस्ड कंपनी है, हालांकि है इंडियंस के द्वारा बनाई गई, लेकिन सिंगापुर में इसका बेस लोकेटेड है और सिंगापुर बेस्ट लोकेशन है इस तरीके की चीजों के लिए। सिंगापुर को एशिया का सिलिकॉन वैली भी कहा जाता है, आप लोग को पता हो, इसी सब रीजंस की वजह से। तो ये सब कुछ इश्यूज थे टैक्स को लेके इन कंपनीज के साथ इंडियन गवर्नमेंट का, जिसको देखते हुए हुआ क्या कि 2016 में सबसे पहले तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लेके आई एक इक्वलाइजेशन लेवी 6% का उन कंपनीज के लिए जो कि एडवर्टीजमेंट करके अपना पैसा कमाती है, जैसे कि फेसबुक हो गया, गूगल हो गया, ये सब एडवर्टाइज करके जितना पैसा कमाती है उसका 6% इनको देना पड़ेगा गवर्नमेंट को। और ये जो पैसा होगा ये पहले ही कट जाएगा पेमेंट के टाइम पे ही। आप लोग मान लो गूगल पे कोई एडवर्टाइज अपना कराना चाहते हो तो जैसे ही गूगल को पेमेंट करोगे उसी टाइम पे ये जो पैसा है ये कट जाएगा और इंडियन गवर्नमेंट के खाते में चला जाएगा। और इक्वलाइजेशन वर्ड का यहाँ पर इसलिए इस्तेमाल किया गया है क्योंकि मान लो गूगल की तरह तो खैर कोई नहीं है इंडियन कंपनीज, लेकिन ऐसे समझो कि दो कंपनीज है, दोनों का बिजनेस है एडवर्टीजमेंट के तरह ही पैसे कमाना। एक कंपनी है इंडिया बेस्ड और दूसरी कंपनी है फॉरेन बेस्ड। अब ऐसे में होगा क्या कि इंडियन बेस्ड जो कंपनी है वो तो इंडियन गवर्नमेंट को टैक्स देगी क्योंकि वो इंडिया में बेस्ड है, सारा काम यहीं से संभाल रही है। लेकिन फॉरेन कंपनी जो होगी वो कोई टैक्स नहीं देती थी 2016 से पहले। वो जितना पैसा कमाती थी वो पूरा लेके चली जाती थी अपने कंट्री में, जिसकी वजह से होता क्या था कि एक अनफेयर डिसएडवांटेज होता था इंडियन कंपनीज का। ये इंडियन मार्केट में वही काम करने के लिए इंडियन गवर्नमेंट को टैक्स दे रही है, लेकिन वही फॉरेन कंपनी आके कोई इंडिया में वही काम करती है तो वो टैक्स नहीं देती है। तो जाहिर सी बात है उसको फायदा हो रहा था। इसलिए जो लेवल प्लेइंग फील्ड होता है उसको क्रिएट करने के लिए 6% का टैक्स लेके आया गया 2016 में और इसको इक्वलाइजेशन लेवी कहा गया। यानी कि हम लोग जो ग्राउंड है उसको बराबर कर रहे हैं, जो ज्यादा मेहनत करे वो पैसा कमाए, किसी को अनफेयर एडवांटेज नहीं मिल रहा है। दूसरा, फिर 2020 में इंडियन गवर्नमेंट ने 2% का और टैक्स लगा दिया सारे ऑनलाइन सेल्स के ऊपर। यानी कि कोई प्लेटफॉर्म आप लोग को ये सर्विस प्रोवाइड करता है कि आप हमारे प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल करके अपना जो प्रोडक्ट है या अपना कोर्स है या कोई भी चीज आप इस पे बेचो और हमको थोड़ा सा कमीशन दो, बाकी अपना प्रॉफिट ले जाओ। तो वो जो कमीशन लेके वो प्लेटफॉर्म पूरा पैसा कमाएगी सालाना, उस पे 2% का टैक्स लगेगा। इंडियन गवर्नमेंट ने ये कह दिया 2020 में। सिर्फ प्रॉफिट पे नहीं, पूरा जो रेवेन्यू क्रिएट करती है वो ये कमीशन लेके उसके ऊपर ये टैक्स लगेगा। लेकिन कुछ शर्तें थी कि 2 करोड़ से ज्यादा का उस प्लेटफॉर्म का रेवेन्यू होना चाहिए या फिर 3 लाख से ज्यादा उस प्लेटफॉर्म को यूज करने वाले होना चाहिए। इस डिसीजन के बाद तो यूएसए ने काफी ज्यादा क्रिटिसाइज किया था इस चीज को। इंडियन गवर्नमेंट को कहा था कि इंडियन गवर्नमेंट केवल यूएस की कंपनीज, क्योंकि ज्यादातर ये जो बड़ी बड़ी टेक जायंट है वो यूएस की ही कंपनी है, उनको टारगेट कर रही है, उनके खिलाफ अनफेयर रेगुलेशन क्रिएट कर रही है, उनका बिजनेस करना कठिन बना रही है। लेकिन ये ऑनलाइन जो बिजनेस है उसमें तो चलो यूएस ये कह रही है, लेकिन ऑफलाइन अगर हम लोग मैन्युफैक्चरिंग हो गया या बाकी चीजों की बात कर ले तो बेस शिफ्टिंग या फिर दूसरे कंट्री में प्रेजेंट होना और डोमेस्टिक कंट्री में सामान बेचना, इस चीज से यूएस भी बहुत ज्यादा परेशान है। बहुत सी यूएस कंपनी भी या फिर वो कंपनी जो यूएस में अपना प्रोडक्ट बेचती हैं वो उनका मैन्युफैक्चरिंग बेस्ड है कहीं और, तो वो काम वहां करती हैं, टैक्स वहां देती हैं, लेकिन सामान जो है वो बेचती हैं यूएसए में। और ये सब इसलिए होता है क्योंकि जहां इनकी प्रेजेंस है वहां पे जो कॉर्पोरेट टैक्स है वो बहुत कम है। इसलिए रिसेंटली जो बाइडेन ने ग्लोबल मिनिमम टैक्स की बात की थी कि हम लोग 15% मिनिमम टैक्स कर देंगे कि इससे नीचे कोई भी कंट्री जो कॉर्पोरेट टैक्स है उसको ना क्रिएट कर दे इस रेस में, कि हम लोग टैक्स कम करेंगे तो हमारे पास ज्यादा कंपनीज आएंगी हमारे यहाँ मैन्युफैक्चरिंग प्लांट लगाने, जिससे ज्यादा जॉब्स क्रिएट होगी। तो जो बाइडेन का कहना था एक ग्लोबल मिनिमम टैक्स क्रिएट किया जाए कि उससे नीचे कोई भी कंट्री अपना टैक्स नहीं कर सकती है। तो खुद ही देखो आप लोग, एक तरफ ये इसको अपोज भी कर रहे हैं, दूसरी तरफ इंडियन गवर्नमेंट जो कर रही है, जो टैक्स लगा रही है जो कि वो नहीं वसूल कर पाती थी क्योंकि ये जो कंपनी थी ये बाहर बेचती, उसको अपोज कर रही है। हालांकि अभी ये जो टैक्स है ये देती हैं ये कंपनीज, लेकिन यूएसए अभी भी कहता है कि हम लोग इंडिया से बात करेंगे ये जो डिजिटल सर्विस टैक्स है उसको लेके और ये जो ग्लोबल मिनिमम टैक्स है उसको लेके। तो ये इशू लगातार बना हुआ है और अभी भी इसमें काफी ज्यादा टेंशन है। नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट कॉन्ट्राडिक्शन है इन कंपनीज के बीच में और इंडियन गवर्नमेंट के बीच में, या जो पूरा इशू है इन कंपनीज को लेके इंडियन मार्केट में, वो है कि इनके पास आज के टाइम में एक जो बहुत बड़ा एसेट है उसको लेके क्या है वो एसेट। दरअसल इस तरीके की जो बिग टेक कंपनीज है इनमें से कई कंपनीज ऐसी हैं जिन मेन पैसा ये जो कमाती है वो कमाती है लोगों का डाटा जो है उसको इस्तेमाल करके। डाटा को आज का ऑयल कहा जाता है। ये जो कंपनीज है इनके पास लगभग सभी लोगों का जो लोग इनका प्लेटफॉर्म यूज करते हैं उनका डाटा स्टोर होता है। आप लोग जब कोई वेबसाइट यूज करते हो तो जाने में या फिर अनजाने में आप लोग बहुत सी इंफॉर्मेशन उसको दे देते हो, जैसे कि आपका मोबाइल नंबर हो गया, आपका ईमेल आईडी हो गया, यहाँ तक कि आपका एड्रेस भी हो गया, आपका अकाउंट किस बैंक में, ये सब प्लस और भी बहुत
कुछ आप लोग इन्फॉर्मेशन उन कंपनीज को दे देते हो और जिसको ये लोग स्टोर करके रखती हैं। इस चीज का इस्तेमाल करती हैं ये लोग पूरा आपका माइंड इन्फ्लुएंस करने के लिए। आपको कौन सी बीमारी है, कौन से पॉलिटिकल लीडर को आप सपोर्ट करते हो, किसको अपोज करते हो, क्या सोचते हो, किस लड़की पे नजर रखते हो, ये सब चीज ये बहुत अच्छे से पूरा जानती हैं आपके बारे में। और उसी तरीके की आपकी जैसी सोच है उसी तरीके की इन्फॉर्मेशन आपको दे के उस पे आप लोग को अट्रैक्ट करती हैं अपनी ओर और इससे पैसा कमाती हैं। कई आर्टिकल में ऐसे पढ़ रहा था जिसमें ये लिखा था कि आज के टाइम में हम लोग जो है यानी ह्यूमन जो है वो इन कंपनीज के लिए एक लैब रेट की तरह बन गए। जैसे कि लैब में रेट पे और माउस पे एक्सपेरिमेंट होता है ना, वैसे ही ये कंपनी हम लोग पे एक्सपेरिमेंट कर रही है। तो ये सब तो बहुत बड़ा क्लेम है, इसमें ज्यादा मैं नहीं जाना चाहूंगा, लेकिन कुछ न्यूज अगर आप लोग को प्रैक्टिकल में बताऊं तो हाल में कैम्ब्रिज एनालिटिका का जो स्कैंडल हुआ था वो हो सकता है आप लोग को याद हो, जिसमें लगभग 80 मिलियन लोगों का डाटा कलेक्ट करके उनका जो माइंड है वो इन्फ्लुएंस किया गया और डोनाल्ड ट्रंप जो है इनके प्रेसिडेंशियल कैंपेन को सपोर्ट किया गया था। तो इस तरीके की काफी ज्यादा वल्नरेबिलिटी है, काफी ज्यादा वीकनेस है हम लोग की, क्योंकि हमारा जो डाटा है वो इन कंपनीज के पास है। अब ये जो कंपनीज है ये जो डाटा है इसको स्टोर करती हैं जहां इनका बेस होता है वहां पर। जैसे कि मान लो यूएस की कोई कंपनी है, वो इंडिया में बिजनेस कर रही है, उसके पास हम लोग का डाटा है, तो वो अपना जो स्टोरेज फैसिलिटी है वो बनाएगी यूएस में ही। अब ऐसे में इंडिया कोई कानून बनाना चाहे कल को आपके डाटा को प्रोटेक्ट करने के लिए कि ये कंपनी जो है वो आपका डाटा किसी और के साथ ऐसे नहीं शेयर कर सकती या फिर इसका मिसयूज नहीं कर सकती, तो इस चीज को बनाएगी भी कैसे? ये कंपनीज कह देंगी कि ये डाटा क्योंकि इंडिया में है ही नहीं तो इंडिया का कानून इस पे लागू ही नहीं होगा। और इसके अलावा मान लो ऑनलाइन सुविधाओं का इस्तेमाल करते हुए कोई क्राइम हो गया और हमारी जो इन्वेस्टिगेशन एजेंसी है वो कोई डाटा चाहे किसी पर्सन का निकालना सोशल मीडिया का यूज करके, तो उसको भी ये कंपनीज देने से मना कर सकती हैं। साथ ही साथ ये बाहर अगर कोई डाटा हम लोग का स्टोर है तो ये उस डाटा के साथ क्या करती है वो पूरा इनका रूल है। वहां केवल यूएस का कानून चलेगा जो कि बहुत ज्यादा लिबरल है। इसीलिए हम लोग को जो डाटा प्रोटेक्शन है वो प्रोवाइड करने के लिए और बाकी फायदे को भी देखते हुए डाटा लोकलाइजेशन का जो कॉन्सेप्ट है वो सामने आता है। गवर्नमेंट क्या करती है, वो कहती है कि आप लोग क्या करो कि इंडियन यूजर्स जो हैं उनका डाटा आप लोग को यहीं पर स्टोर करना पड़ेगा। साथ ही साथ और भी ज्यादा रेगुलेशन लगाना चाहती है कि जैसे लोगों के पास राइट टू फॉरगेट होना चाहिए, यानी कि कोई डाटा अगर आप लोग को दे देता है कोई पर्सन, मोबाइल नंबर हो गया, ईमेल हो गया या बाकी चीज भी, तो उनके पास ये ऑप्शन होना चाहिए कि वो जब चाहे आपके पास से अपना डाटा डिलीट कर दे। इस तरह के और भी ज्यादा रेगुलेशन गवर्नमेंट जो है वो डाटा से रिलेटेड चीजों को लेके वो लगाना चाहती है इन कंपनीज पे। अब मेरे को आप ही बताओ, क्या ये जो रेगुलेशन है वो इन कंपनीज को पसंद आएगा? जाहिर सी बात है नहीं आएगा। अगर डाटा स्टोरेज की बात है तो इंडिया में अगर ये डाटा स्टोर करना चाहे तो इसके लिए पूरी फैसिलिटी क्रिएट करनी पड़ेगी, काफी ज्यादा इनको इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा और हो सकता है कि इंडिया का देखा देखी कल को बाकी कंट्रीज भी कहें कि हमारे यहाँ भी आप लोग अपना जो डाटा लोकलाइजेशन है वो करो, जिसके बाद से आप लोग खुद सोचो कि कितना ज्यादा इनको इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा। साथ ही साथ आज तक ये जो खुला ग्राउंड एंजॉय करती थी, जो खुला इनको फ्रीडम मिली थी, उसको भी कर्व करने की तरह हो गया ये धीरे धीरे, जिसकी वजह से इनके बिजनेस पे भी असर पड़ेगा। तो ये चीज से ये बहुत ज्यादा डरी हुई है, इस चीज को बहुत ज्यादा ये अपोज करती है इंडियन गवर्नमेंट को। और अब ये सुनने में आ रहा है कि ये जो सारी बड़ी बड़ी कंपनीज जो हैं ये आपस में मिल के अब चैलेंज करने वाली है इंडियन गवर्नमेंट को इन चीजों के लिए। रिसेंट में जो गूगल ने चैलेंज किया एनसीएलएटी में सीसीआई का जो पेनल्टी है उसको, ये एक बहुत बड़ा एग्जांपल है इस चीज का। और आज के टाइम में क्या सिचुएशन है कि ये जो कंपनीज है ये बहुत ज्यादा बड़ी हो चुकी हैं, डायरेक्टली इनके साथ ऐसे लड़ा भी नहीं जाता है। इंडियन गवर्नमेंट तो ये कहती है कि ठीक है आप लोग पूरा डाटा मत स्टोर करो, लेकिन इसकी मिरर कॉपी केवल स्टोर करो इंडिया में भी। इसीलिए इनको हैंडल कर पाना बहुत ज्यादा मुश्किल होता जा रहा है और टू बिग टू हैंडल इनको कहा ही जाता है। इसके अलावा लास्ट जो इशू है इन बड़ी बड़ी टेक कंपनीज को लेके इंडिया में, वो है इनकी जो सोशल पावर आज के टाइम में हो गई है वो। यहाँ भी कैम्ब्रिज एनालिटिका का जो एग्जांपल है वो बेस्ट एग्जांपल है, कैसे इन लोग ने लोगों का माइंड जो है वो इन्फ्लुएंस कर दिया और किसी एक पॉलिटिकल लीडर के फेवर में उसको डाइवर्ट कर दिया। उसके अलावा ये भी सुनने में आता है कि गूगल हो गई या फिर बाकी कंपनीज भी हो गई, ये कई कंट्रीज में पॉलिटिकल पार्टीज को फंडिंग भी करती है, लॉबिंग भी करती है। आप लोग खुद ही सोच के देखो, अगर ये नेक्सस बनने लगा तो ये कितना ज्यादा डैमेजिंग हो सकता है सोसाइटी के लिए। मान लो कोई सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है जहां से हम जिसको लोग बहुत ज्यादा यूज करते हैं, वो किसी अगर पॉलिटिकल पार्टी को सपोर्ट करने लगे या उसके लिंक बढ़ जाए किसी एक पॉलिटिकल पार्टी को, तो वो प्लेटफॉर्म कैसे फायदा पहुंचाएगी उस पॉलिटिकल पार्टी को? एक तो पैसा दे सकती है, उसके अलावा आपके जैसे मेरे जैसे कई लोग ऐसे हैं जिनको आज भी जो न्यूज है वो मिलती है सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के थ्रू। तो ऐसे में वो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म क्या करेगी कि उस पॉलिटिकल पार्टी की तारीफ करवाएगी, अपने जो प्लेटफॉर्म है उसमें उसको आपको दिखाएगी, आपको पूरी तरीके से सपोर्टर बना देगी उस पॉलिटिकल पार्टी का।
और वो पॉलिटिकल पार्टी क्या करेगी कि इनको इनके बिजनेस में हो गया या एक नहीं 50 तरीके से इनको फायदा देगी, जिसकी वजह से ये जो नेक्सस होगा ये एक तरीके से पूरी तरह डेट्रीमेंटल हो जाएगा फ्रीडम ऑफ स्पीच के लिए, जो कंट्री है उसके लिए और पूरी सोसाइटी के लिए। इसके अलावा हेट स्पीच होगी, मिस इन्फॉर्मेशन हो गया, फेक न्यूज हो गया, ये सब जो इशू है ये तो बहुत कॉमन है, इसके बारे में बताने की जरूरत नहीं है। लेकिन यहाँ पर एक जो बड़ा एग्जाम्पल है उसको बताना मैं चाहूंगा आप लोग को, जो कि बहुत बड़ा इशू भी हुआ था। आप लोग को याद होगा कि ट्विटर ने जो डोनाल्ड ट्रंप है उनका अकाउंट ही सस्पेंड कर दिया था, जिसके बाद बहुत ज्यादा सवाल उठे थे ट्विटर के ऊपर। क्या है ना कि इस तरह के जो प्लेटफॉर्म है ये बहुत ज्यादा बड़े हो चुके हैं, बहुत से लोग इनको यूज करते हैं, इन पे विश्वास करते हैं, ये एक मेन सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन है उनके लिए। ऐसे में मीडिया की तरह इन लोग को भी ये हक नहीं होना चाहिए कि ये खुद से डिसाइड करे कि कौन सी पॉलिटिकल पार्टी सही है, कौन सा लीडर सही है, कौन सा गलत है। इसको चाहिए कि फ्री फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन जो है उसको मेंटेन रखे और लोगों के पास सारी इंफॉर्मेशन मिले और वो खुद से डिसाइड करे कि कौन सा सही है, कौन सा गलत है। इसीलिए जब डोनाल्ड ट्रंप का ट्विटर ने अकाउंट सस्पेंड किया तो काफी ज्यादा इशू हुआ था। काफी बड़े बड़े लीडर्स जो है यूरोप के, बाकी जगह की, इसको बहुत ज्यादा क्रिटिसाइज कर रहे थे और ऐसा करके ट्विटर ने अपने ऊपर ही बहुत बड़ा जो क्वेश्चन मार्क है वो लगा लिया था। इन्हीं सब सोशल, पॉलिटिकल या फिर जो बाकी पावर ये कंपनीज आज के टाइम में एंजॉय करती है, इस सब वजह से इनको हैंडल कर पाना काफी ज्यादा मुश्किल हो गया है। साथ ही साथ कुछ कंपनीज ऐसी हैं इनमें से जो कि वो सुविधा प्रोवाइड करती है हम लोग को, जिसपे हम लोग आज के टाइम में पूरी तरीके से डिपेंड हो चुके हैं। इसीलिए बहुत क्रिटिकली इन लोग को डील करना पड़ेगा, इन लोग को साथ लेके इनके साथ मिलके एक फ्रेमवर्क डिजाइन करना पड़ेगा ताकि लोगों का कुछ नुकसान ना हो। आप लोग को पता होगा रिसेंटली डाटा प्रोटेक्शन बिल जो है गवर्नमेंट ने दोबारा री इंट्रोड्यूस किया है। पहला वाला जो डाटा प्रोटेक्शन बिल है उसको वापस लेके, उसमें कुछ ड्रॉबैक्स थे या फिर कुछ परेशानी आ रही थी, इसलिए उसको वापस लेना पड़ा। दोबारा से इसको इंट्रोड्यूस किया गया है कुछ चेंज करके उसमें। इसके अलावा जैसा कि मैंने आप लोग को बताया कि डिजिटल कॉम्पिटिशन लॉ बनाने की सुझाव दिया गया है पार्लियामेंट पैनल की तरफ से गवर्नमेंट को। इसके अलावा न्यू टेलीकॉम लॉज जो है उसके बारे में भी गवर्नमेंट सोच रही है। तो इस तरीके के जो कानून है वो बहुत ज्यादा जरूरी है आज के टाइम में, क्योंकि हमारा जो आज के टाइम में आईटी एक्ट है या फिर कंपटीशन एक्ट है ये बहुत ज्यादा पुराना है और पुराना होने के साथ साथ ये जो एक्ट है ना ये मेनली बनाए गए ऑफलाइन बिजनेस के लिए। उस टाइम पे इंटरनेट उतना ज्यादा भी नहीं था, इसलिए इंटरनेट बेस्ड बिजनेस जो होते हैं उनको रेगुलेट करने के लिए जो फैक्टर्स दिमाग में होने चाहिए वो फैक्टर्स दिमाग में रख के इन कानून को नहीं बनाया गया है। इसलिए नए कानून की जरूरत है। गवर्नमेंट को चाहिए कि बहुत समझदारी से इसके लिए काम करे और इन सब कंपनीज के साथ मिलके इसके लिए काम करें। बाकी इस वीडियो को मैं यहाँ करूंगा खत्म। आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। इसे लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। दैट्स ऑल, हैव अ नाइस डे, टेक